जय हिंद साथियों। आज हम बात करने वाले हैं इन्वायरमेंट, जो आए दिन यूपी टेट परीक्षा में, रीट में और सुपर टेट पे पूछा जाता है। नाम बहुत ही छोटा है इन्वायरमेंट, परंतु इसमें क्या क्या आता है। ईवीएस तो आना ही है, सभी लोग समझ के चलेंगे। इसमें आपका जीके के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो भी आ जाते हैं ईवीएस में। बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी को भी पूछ देता है इन्वायरमेंट में। बायोलॉजी की बात करें तो क्वेश्चन कैसे आ जाता है, जैसे आ जाता है मानव शरीर में सामान्यतः कितना रक्त पाया जाता है, या और भी क्वेश्चन जो होते हैं बायोलॉजी से संबंधित पूछ लेता है इन्वायरमेंट में, ईवीएस में। जियोग्राफ से भी क्वेश्चन पूछ देता है और पॉलिटी से भी पूछ देता है। तो पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में संविधान के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे करवा दिए गए हैं। प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके संपूर्ण संविधान नाम से प्लेलिस्ट बनी है। जितने भी क्वेश्चन है सारे करवा दिए गए हैं, एक भी क्वेश्चन आपका वहाँ से बच के नहीं जाएगा। परंपरा से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। परंपरा से कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि उसने पूछ लिया यक्षगान कहाँ का नृत्य है, ये सारे परंपरा से आ जाते हैं। मधुबनी कला कहाँ की है, तो ये सारे आ जाते हैं। तो सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज की ये जो वीडियो है, जो पहली वीडियो है ईवीएस की, और इसमें हम पर्यावरण के बारे में बेसिक सी जानकारियों को देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये क्लास डेली सुबह 8 बजे होती है। डेली सुबह 8 बजे ईवीएस की क्लास होती है, सभी लोग याद रखेंगे। डेली सुबह 8 बजे जुड़ जाया करें। और सबसे ज़रूरी जो बात है वो ये है कि आप लोग अपने नोट्स को मेंटेन करिए। सभी लोग नोट्स बनाइए, नोट्स को अच्छे से मेंटेन करिए। सारे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। एमसीक्यू के चक्कर में मत रहिए, एमसीक्यू भी करवाएंगे। जब एक एक चैप्टर खत्म होगा तो उनके एमसीक्यू भी करवाए जाएंगे। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो बोलते हैं इन्वायरमेंट क्या होता है। तो इन्वायरमेंट जो इंग्लिश का शब्द है, ये आपका इन्वायरन से मिलके बना है। पहला क्वेश्चन तो आपका यही से बन जाता है कि इन्वायरमेंट किस शब्द से मिलकर बना है, तो आंसर हो जाएगा आपका एनवायरमेंट से। अब दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा कि ये एनवायरन है, इसका किस भाषा का शब्द है, तो ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। ऑप्शन दिए होंगे पुर्तगाली, बहुत सारे ऑप्शन होंगे कौन सी भाषा का है, पुर्तगाली और फ्रेंच जो भी है। तो फ्रेंच यहाँ से आपका सही आंसर हो जाएगा। तो सभी लोग याद रखेंगे एनविरॉन फ्रेंच भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है चारों ओर। ठीक है ना, सभी लोग समझ गए होंगे अच्छे से। बात करें पर्यावरण, हिंदी में इसको बोलते हैं पर्यावरण। तो पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। जहाँ पे परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ। तो जो हमें चारों ओर से घेरे है उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। परि मीन्स चारों ओर, आवरण मीन्स घेरे हुए। जो हमें चारों तरफ से घेरे है उसे पर्यावरण कहते हैं, सभी लोग याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले पर्यावरण की परिभाषा देखेंगे। पर्यावरण की परिभाषा है क्या। हिंदी भाषा में दो शब्दों के संयोजन से परिधन आवरण से मिलकर बना है और चारों ओर से आवरण ढका हुआ। अभी बताइए, सभी लोगों को अच्छे से याद रखेंगे पर्यावरण की डेफिनेशन। आगे बढ़ेंगे। अब हमने ये तो बता दिया कि चारों तरफ से घेरे हैं। सभी लोग जानते हैं कि हमें पर्यावरण वो है जो हमें चारों तरफ से घेरे है। अब हमें जो चारों तरफ से घेरे हैं वो क्या क्या घेरे हैं। हम अपने आसपास जीव जंतु देखते हैं, पशु देखते हैं, भैंस गाय बैल, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। निर्जीव वस्तुओं को भी देखते हैं, फैन देखते हैं, कमरा देखते हैं, दीवार देखते हैं, टेबल देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं निर्जीव। तो कहने का मतलब ये हो गया, पर्यावरण में आपकी दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक सजीव और दूसरा निर्जीव। पूरा पर्यावरण इन्हीं से मिलकर बना है। क्लियर है ना, सभी लोग याद रखेंगे। हमारे जो चारों ओर पाए जाते हैं वो सजीव और निर्जीव पाए जाते हैं। कुछ उसमें सजीव होते हैं, कुछ निर्जीव होते हैं। कुछ पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कुछ जीव जंतु पाए जाते हैं, छिपकली, मधुमक्खी, कुछ भी हो, ये सजीव में आते हैं। निर्जीव की बात करें तो निर्जीव में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। फैन हुआ, आपका कमरा हुआ, गली हुई, सब कुछ ये आपके निर्जीव में आ जाते हैं। तो इन सभी को याद रखेंगे। तो एक फिर से समझेंगे पर्यावरण क्या है। पर्यावरण चारों ओर से जो हमें घेरे है वो है। अब हमें चारों तरफ से कौन घेरे है, सजीव और निर्जीव घेरे हैं। तो दोनों ही पर्यावरण के अंतर्गत आएंगे।
अब बात करेंगे, एक कथन बहुत पूछा जाता है, आए दिन पेपरों में पूछा जाता है, तो इसको नोट करके चलेंगे, सभी लोग नोट्स में नोट कर लेंगे। रॉस ने क्या कहा है? एनवायरनमेंट इज एन एक्सटर्नल फोर्स विच इन्फ्लुएंस अस। ये कहा है रॉस ने। अगर इसको हिंदी में देखें तो इसका होता है पर्यावरण एक बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये कहा है रॉस ने। पिछले पेपरों में ये पूछा गया है, इसलिए इसको यहाँ पे लिखा गया है। सभी लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके चलेंगे। आगे देखेंगे, आगे है आपका पर्यावरण के भाग। अब आपको ये तो बता दिया भाई पर्यावरण सजीव व निर्जीव से मिलकर बना है। अब पर्यावरण के क्या क्या भाग होते हैं वो उसको देखेंगे। पर्यावरण आपका 3 चीजों से मिलकर बना है। पर्यावरण के 3 भाग हैं, जैविक घटक, अजैविक घटक, वातावरण। तो सभी को एक एक करके समझेंगे। किताबों में अभी आप डेफिनेशन देखेंगे जैविक घटक की, तो बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशन दी है, याद भी नहीं होगी और आपको समझने में भी दिक्कत होगी। तो सबसे अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। सभी सजीव जो चीज़ें होती है वो जैविक घटक में आती हैं। सीधा सिंपल सा फॉर्मूला समझ लीजिए, जितनी भी सजीव चीज़ें होती हैं वो आपकी जैविक घटक में आती है। बस आपको कुछ याद रखना ही नहीं है। बायोटिक कंपोनेंट, सभी सजीव जो जीव होती हैं जिनमें प्राण होते हैं वो सभी जैविक में आते हैं। अजैविक घटक की बात करें तो जो निर्जीव चीजें आती हैं वो नॉन बायोटिक कंपोनेंट में आ जाते हैं। ये दोनों चीजें ही सभी लोग याद रखेंगे। अब पर्यावरण कोई पढ़ रहा है और पर्यावरण में अगर उसको ये पता नहीं है कि जैविक घटक क्या होता है, अजैविक घटक क्या होता है, तो उसका पढ़ना ही बेकार है, क्योंकि इनके अलावा आप सीधे डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते हैं। नोट्स मेंटेन नहीं करेंगे, आपको सवाल करने में दिक्कत होगी। नोट्स मेंटेन करिए, अच्छे से पढ़िए। तो जैविक और अजैविक को अच्छे से समझ लिया। जैविक सभी सजीव और अजैविक सभी निर्जीव होते हैं। आगे देखते हैं, पर्यावरण को बचाइए और दिन पे दिन पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। आगे देखेंगे, अब पर्यावरण में जैविक अजैविक घटक तो होते हैं, तो जैविक घटक में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं सभी लोग देखेंगे। जैविक घटक में जीव, जितने भी सजीव होते हैं सभी जैविक घटक में आ जाते हैं। अब उसमें क्या आ जाता है? वनस्पति, जंतु, अपघटक, पशु, पौधे, ये सारे आपके जैविक घटक में आते हैं, सभी लोग याद रखिएगा। अब क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा, जैविक घटक क्या होते हैं? तो जितने भी जीव होते हैं सब जैविक घटक में आते हैं। जैविक घटक में पूछ देगा निम्न में से क्या जैविक घटक है, कौन से अजैविक घटक हैं। ऑप्शन दे देगा मैदान, पहाड़, पशु, नदी, तो हम लोग ऑप्शन लगा देंगे पशु। तो पशु क्या है? आपका जैविक घटक है। तो ये आपको याद होने चाहिए, क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनता ही है, 1 या 2 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। तो अजैविक घटक की बात करेंगे। अजैविक घटक 2 में आते हैं आपके, महाद्वीप, महासागर। महाद्वीप की बात करें तो पहाड़, मैदान, मरुस्थल, ये सारे आपके अजैविक घटक हो जाते हैं। बात करें महासागर में, तो महासागर में आपकी सागर हुए, नदी हुई, झील हुई, तालाब हुए, ये सारे आपके अजैविक घटक में आते हैं। तो ये आपके जैविक घटक हैं, ये अजैविक घटक हैं। जैविक घटक में सूक्ष्म जीव भी आता है, ये सभी लोग याद रखेंगे। अब आपको जैविक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हैं कि जैविक घटक को अजैविक घटक में बदलने वाला अपघटक होता है, ठीक है ना। सभी लोग याद रखेंगे, जैविक घटक को अजैविक घटक में बदलने वाला अपघटक होता है। तो इसका एक अच्छा सा उदाहरण ये है, आप मान लो बर्गर खा रहे हो और बर्गर अगर गिर जाता है जमीन पे, तो आप अगर 10-20 दिन बाद वो देखेंगे तो वहां पे बर्गर मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो बर्गर क्या होगा? मिट्टी बन चुका होगा। तो उस बर्गर को मिट्टी में किसने बदला? अपघटक ने बदला। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत आता भी है। जैविक घटक को अजैविक घटक में कौन बदलता है? तो अपघटक बदलते हैं, सभी लोग याद रखेंगे। अपघटक होते क्या हैं अभी समझ के चलेंगे। तो अपघटक किस श्रेणी का तत्व है? ये भी क्वेश्चन बहुत आता है। अपघटक जो होते हैं वो किस श्रेणी में आते हैं? तो अपघटक जो होते हैं वो जैविक घटक होते हैं। कैसे होते हैं? जैविक घटक। अपघटक को याद रखेंगे, अपघटक आपके जैविक घटक होते हैं, सभी लोग याद रखेंगे। अपघटक को एक नॉर्मल सी भाषा में समझें तो अपघटक को हम कह सकते हैं चीजों को नष्ट करने वाले। चीजों को नष्ट करने वाले क्या होते हैं? अपघटक होते हैं। सिंपल सी भाषा में समझेंगे, अपनी भाषा में समझेंगे। वनस्पति व जंतुओं को नष्ट करने वाले अपघटक होते हैं, सभी लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं, पर्यावरण की संरचना। पर्यावरण की संरचना क्या है ये देखेंगे। पर्यावरण हमने देखा अभी तक, जैविक घटक, अजैविक घटक, सबको बहुत अच्छे से समझा। पर्यावरण की संरचना क्या है, कैसा पर्यावरण है वो देखेंगे। तो पर्यावरण की संरचना की बात करें तो
पृथ्वी पर पाया जाने वाला पर्यावरण 4 वर्गों से मिलकर बना है, सभी लोग याद रखेंगे। अब 4 वर्ग हैं कौन कौन से आपके? स्थल मंडल है, भाई स्थल पे रहते हैं, स्थल मंडल है। नदियां देखी होंगी, समुद्र देखे हो तो स्थल जलमंडल है, वायुमंडल है और जैवमंडल है। तो ये आपके 4 वर्ग हैं जिनसे पर्यावरण मिलके बना है। सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब हम लोगों को, सभी लोगों को पता है कि हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं तो ये स्थलमंडल हो गया। पृथ्वी पे समुद्र पाया जाता है तो ये जलमंडल हो गया। वायुमंडल, पृथ्वी पे हम रहते हैं उसके ऊपर जो भी आपका खाली खाली होता है ये आपका वायुमंडल होता है। और जैवमंडल, जैवमंडल जहाँ पे ये तीनों तीनों चीजें मिल जाती हैं वो आपका जैवमंडल होता है। तो सभी को समझेंगे एक एक करके। स्थल मंडल की बात करें तो स्थल मंडल पृथ्वी का लगभग 29% भाग है, मतलब 100 में से 29% भाग आपका स्थल मंडल है, बाकी आपका क्या है? जलमंडल है। नॉर्मल सी बात है। तो स्थल मंडल की बात करें तो 29% भाग स्थल मंडल है, जो अधिकांश जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और पठार, मृदा, खनिज, पहाड़, चट्टानों आदि से ढका हुआ है। भाई स्थल मंडल में क्या आएगा? जो भी आपकी ठोस जमीन है वो आपकी स्थल मंडल में आएगी। अब स्थल मंडल के अंतर्गत क्या आ जाएंगे? जीव जंतुओं व पेड़ पौधों के घर और पठार, मृदा, खनिज, पहाड़, चट्टानें, ये सभी आपकी स्थल मंडल में आ जाएंगी। जीव चाहे स्थलीय हो या जलीय हो, उसके लिए खनिज व का स्रोत स्थल मंडल ही होता है। सभी लोग इसको भी याद रखेंगे, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। खनिज का स्रोत आपका स्थल मंडल ही होगा, चाहे वो आपका जीव जल में रह रहा हो या फिर स्थल पे रह रहा हो, क्योंकि स्थल के अलावा आपको कहीं से भी खनिज प्राप्त नहीं होंगे। आगे देखेंगे, जलमंडल की बात करेंगे तो जलमंडल क्या है? जलमंडल पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटक है। इसके बिना, अगर जल के बिना मान लो हम सोच लें कि जी लें हम, तो जल के बिना हम जी नहीं सकते, क्योंकि हमें आए दिन अपने जीवन में जल की आवश्यकता पड़ती रहती है। क्रियाकलाप, दैनिक जो क्रियाकलाप होते हैं सब में जल की आवश्यकता पड़ती है। जल के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। तो स्थलीय व जलीय जीवन को संबंध बनाने का प्रमुख कारण जलमंडल है। इसके अंतर्गत धरातलीय व भूमिगत जल को सम्मिलित किया जाता है। जल इतना इम्पोर्टेंट है, नहीं तो अभी तक इंसान जाके मंगल पे रहने लगते। अब मंगल पे क्यों नहीं रह पा रहे हो? क्योंकि वहां पे जल की उपस्थिति सही से पता नहीं लग पा रही है, और जल सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सभी लोग याद रखेंगे जलमंडल, जल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। अब पृथ्वी पर जल पाया जाता है। अब जलमंडल में पृथ्वी पर किन किन रूपों में पाया जाता है? तो महासागर, झीलें, बांध, नदियां, हिमनद, इन और भूगर्भिक जल, इन सब के रूप में आपका जलमंडल पाया जाता है पृथ्वी पे। आगे देखेंगे वायुमंडल। वायुमंडल क्या होता है? जीवन के एक महत्वपूर्ण घटक है वायुमंडल। इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि इसमें वायुमंडल में अनेक गैसें हैं, आप लोगों ने देखा होगा, और इन सभी को मैनेज करना, इन सभी की मात्रा एक अनुपात में होना बहुत आवश्यक है। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैस पाई जाती है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाई आदि। तो सभी गैसों को देखेंगे। एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से बनता ही है, एक नहीं, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सभी क्वेश्चन को एक एक करके देखेंगे। क्वेश्चन आपसे वो पूछते, सब वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन है। सभी लोग पॉइंट करके चलेंगे, स्टार करके चलेंगे। 78.8% पाई जाती है वायुमंडल में। बात करें ऑक्सीजन की, अब क्वेश्चन पूछेगा कि दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली वायुमंडल की गैस कौन सी है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन। कितनी है? 20.95% आपकी ऑक्सीजन है वायुमंडल में। सभी लोग याद रखेंगे, क्लियर है ना? अगला क्वेश्चन पूछेगा ऑर्गन, ऑर्गन की परसेंटेज कितनी है? तो वो 0.19%, ये है आपकी ऑर्गन की परसेंटेज। दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वातावरण में कौन सी अक्रिय गैस पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑर्गन। ऑर्गन एक अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में पाई जाती है। इसका परसेंट पूछा जाए तो 0.19% होता है। बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट पूछ लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट है 0.039%। 0.039% आपका कार्बन डाई का परसेंट होता है वायुमंडल में। तो यहाँ तक सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अभी हमने आपको 4 मंडल बताए थे, 4 मंडल में 3 को डिस्कस कर चुके हैं, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। अब आपका आता है जैव मंडल।
तो जैवमंडल को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। आइए समझते हैं। पृथ्वी का वह भाग जहां स्थल, जल व वायुमंडल तीनों चीजें मिलती हैं जैवमंडल कहलाती हैं। यहाँ देखिए, ये आपका समुद्र हो गया, ये आपका स्थल मंडल हो गया, और ये आपका जब वो वायुमंडल हो गया। तो वायुमंडल, स्थल मंडल और जलमंडल, ये तीनों चीजें जहां मिलती हैं इस मंडल को हम लोग जैवमंडल कहते हैं। सभी लोग याद रखेंगे। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, जहां पे जीवन संभव हो, जहां पे जीवन अच्छे से संभव हो, वो आपका जैवमंडल कहलाता है। अब जैवमंडल यहाँ पे देखिए, जल की भी पूर्ति हो जाएगी, स्थल तो है ही और वायुमंडल भी है, तो यहाँ पे जीवन संभव हो सकता है, तो ये आपका जैवमंडल कहलाएगा। आगे देखते हैं, स्थलमंडल, जलमंडल। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, स्थल मंडल पर पृथ्वी का जो भाग है वो आपका 29% है। ये यहाँ पे गलत लिख गया, 29% है। सभी लोग याद रखेंगे, पृथ्वी पर स्थल मंडल 29% है, जलमंडल पृथ्वी पर 71% है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आए दिन पेपरों में ये क्वेश्चन आते हैं, सभी लोग याद रखेंगे। स्थल मंडल की बात करें तो 29%, जलमंडल की बात करें तो 71%। 71% जलमंडल का 81% भाग दक्षिणी गोलार्ध पर है। देखिए, ये पृथ्वी है आपकी, ऐसे भूमध्य रेखा, ऊपर होता है आपका नॉर्थ पोल और नीचे होता है साउथ पोल। सभी लोग याद रखेंगे। तो बात करें स्थल मंडल की, तो आपका दक्षिणी गोलार्ध में साउथ पोल पे 81% है। कहने का मतलब अब आप कहेंगे पेपर में आता है, फिर सभी लोग कहते हैं ऑप्शन गलत आ गया। ऑप्शन गलत नहीं आता है, सभी लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। 71% जो आपका जलमंडल है वो आपका क्या है, पूरे पृथ्वी पर है, परंतु 71% का 81%, 71% में से जो भी 81% है वो आपका दक्षिणी गोलार्ध पे है, और बचा हुआ आपका 19% यहाँ पे है। तो सभी लोग याद रखेंगे, 71 यहाँ पे है, 81 यहाँ पे है। अगर दोनों को मिला दें तो पृथ्वी का पूछे तो 71% हो जाएगा। तो 81% जो आपका है वो आपका दक्षिणी गोलार्ध पे है जलमंडल, याद रखेंगे सभी लोग। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध को क्या कहा जाता है, जलीय गोलार्ध कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार कर लीजिएगा। आए दिन पेपरों में आया, पिछले कई पेपरों में पूछा भी गया है कि कौन से गोलार्ध को जलीय गोलार्ध कहा जाता है। तो किस गोलार्ध को कहा जाता है, दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध कहा जाता है। पूरी वीडियो में मैंने कहीं भी आपसे सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक वाइक करने को नहीं बोला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा आप खुद ही लाइक करेंगे। तैयारी को अच्छा करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आप चैनल से जुड़ जाएंगे, आपको सभी वीडियो मिलेंगी। अच्छे से नोट्स बनाइए। नौकरी एक चाहिए, सीट एक पक्की करनी है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को और जुड़े रहिए। रोज सुबह 8 बजे क्लास करवाई जाती है। आज 12 बजे मॉक टेस्ट करवा जाएगा साइंस का, तो सभी लोग 12 बजे क्लास में जरूर जुड़िएगा। तो चलते हैं, पढ़ाई को करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।